Good afternoon, students. We have been discussing the deficient demand or deflationary gap. In the previous class, we saw the meaning of deficient demand and meaning of deflationary gap. Now we'll see more of this in today's class. We discussed this graph. We can see that the portion EF is known as deficient डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो आपको शेडेड एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर एरिया जो है, ये ट्रायंगुलर एरिया जो आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डेफिशिएंट डिमांड का। ठीक है, यानी कि इतना जब एरिया को आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपको निकल जाएगा कितना डिमांड जो है आपको डेफिशिएंट है, कितना डिमांड जो है वो कम है सप्लाई के कंपैरिजन में। नौ सो हम लोग देखें कि ई के पास जो है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहाँ पे ए डी एंड ए एस इज इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ए डी जीरो इज इक्वल टू ए एस, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बट देयर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी रिसोर्सेस है उस सभी को यूज वहाँ पे किया जा रहा है। ओके, सो दैट इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड डिमांड, इसको लोग बोल सकते हैं। ना आप नेक्स्ट में देखिए एग्रीगेट डिमांड टू AD2, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है आपको चेंज हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो कम हो यदि होगा तो आपको नीचे की तरफ जाएगा, जो एग्रीगेट डिमांड आपका कर्व है वो नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि कम हो रहा है। और यदि आपको बढ़ेगा एक्सेस डिमांड में तो एग्रीगेट डिमांड को ऊपर की तरफ ले जाना है, इसको याद रखना है। तो जब नीचे आ जाएगा तो ये आपको एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है E2 के पास में। तो E2 के पास में जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपको मालूम है कि E के पास में इकोनॉमी इज रनिंग इन फुल एम्प्लॉयमेंट, बट बिफोर दैट इकोनॉमी इज इन अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है, कैपेसिटी है लेकिन उसको जो यूज नहीं किया जा रहा है। तो कितना अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस हो गया, तो ये जो आप M से MM2 की तरफ जो जा रहे हैं, इधर जो आप जा रहे हैं, तो इतना जो रिसोर्स है वो आपको यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड नीचे चला गया, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गया, और फॉल करने से आपको E2 के पास में आ गया। तो ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ को याद रखना है, ये कर्व को आपको याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं कि डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप, इन बोथ केस यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप इसको क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस डेफिशिएंट डिमांड के चलते, डिमांड का गिरने के चलते, ड्यू टू फॉल इन डिमांड, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, आपको प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस जो है कम हो जाता है। हम लोग ये मार्केट में देख चुके हैं कि जब कोई भी सामान का, कोई गुड्स का जो डिमांड यदि कम हो जाता है, कोई इसको खरीदने वाला नहीं रहता है, तो सेलर चाहता है कि उसको कम से कम कीमत में जो उसको बेच दें, ताकि कम बर्बाद होने से अच्छा है कि उसको जो है बेच देते हैं। तो यदि ज़्यादा आपका हो जाता है, आपका सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको बेच दिया जाता है कम कीमत पे, तो प्राइस नीचे चला जाता है। और यदि प्राइस नीचे फॉल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन से डिफ्लेशनरी गैप आया, यानी कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है, तो ये गैप किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? आपको डेफिशिएंट डिमांड के द्वारा क्रिएट किया गया है। यदि डेफिशिएंट डिमांड नहीं होता, डिमांड आपका उतना ही रहता जितना सप्लाई था, तो फिर प्राइस उतना ही रहता, प्राइस नीचे नहीं जाता। तो ये डिफ्लेशनरी गैप इसलिए उसको लोग बोलते हैं। नौ एक क्वेश्चन इस बार भी आया था आपको CBSE में, इकोनॉमिक्स में पूछा था इस साल, तो उसमें आपको डायग्राम दे दिया और ये एरिया जो है दिया हुआ था और बताया गया कि बताइए कि ये जो है क्या है,
ये इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है, इस तरह से दिया हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको लिखे, चूँकि यहाँ पे ये डिफ्लेशनरी का इन्फ्लेशनरी का उसमें दिया हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है सही लिखा और बहुत कुछ स्टूडेंट जो गलती भी किया। गलती इसलिए किया क्योंकि उसको जो प्रैक्टिस नहीं किया था, उसको देखा नहीं था, तो इसलिए आपको जो है इसको याद रखना है। लेकिन कुछ ट्रिक्स को भी याद रखना है। जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव प्रॉब्लम ऑफ दिस, भूलने का या फिर जो है प्रैक्टिस कम करते हैं, तो उसको एक ट्रिक्स आपको याद रखना है। वह है डी से आपको मालूम है कि डी डेफिशिएंट डिमांड है, तो इसमें डिफ्लेशनरी गैप होगा। ठीक है, डी फॉर डेफिशिएंट डिमांड, डी फॉर डिफ्लेशनरी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे ये है कि डिफ्लेशनरी गैप में या डेफिशिएंट डिमांड में जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा, शिफ्ट करेगा। ये याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। आपको मालूम है कि डी फॉर डेफिशिएंट, तो डी फॉर डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ जाना, तो डी फॉर डाउन, तो DOWN, इस वर्ड को आपको याद रखना है, डी फॉर डाउन। तो डी जो है वर्ड, इसको याद रखना है, डी फॉर डाउन। डी फॉर डाउन मतलब डी से नीचे की तरफ जाएगा। यदि डिफ्लेशनरी गैप का आपको डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो आपको जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा नीचे की तरफ जो है आपको शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। ये ओरिजिनल वाला हो गया और ये आपको शिफ्ट करने वाला है जो शिफ्ट किया है। तो डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड सब में डी है तो डाउन जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और यदि इन्फ्लेशनरी है, एक्सेस डिमांड है, उसमें आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सो यू विल रिमेंबर दिस ट्रिक एंड आई होप दैट इफ़ यू आर लिसनिंग मी, if you are watching this, then I hope that now it is set into your mind, and whenever questions will be asked to draw the deflationary gap or deficient demand या inflationary gap, excess demand, जब भी क्वेश्चन आएगा तो I am 100% श्योर कि आप ग्राफ जो है सही बना लेंगे, और ग्राफ में आपको 50% मार्क्स आपको मिल जाएगा ग्राफ से ही। तो इसको आप याद रखेंगे और इसका आप प्रैक्टिस एक दो बार कर लेंगे। सो डी फॉर डाउन, डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डेफिशिएंट डिमांड, इसका उल्टा हो जाएगा आपको अप, जो कि इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड में यूज किया जाएगा। नो ऑब्जर्वेशंस, इसके बाद आपको लिखना है। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हम लोग देखें, इन द डायग्राम एट पॉइंट ई AD इक्वल टू AS एंड देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, जो डिस्कस कर चुके हैं। इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स टू AD2, देयर इज डेफिशिएंट डिमांड एज AD इज लेस देन AS, इसको हम लोग देख चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन AD0 and AD2 is the deflationary gap. Okay, E2 is also a point of equilibrium but corresponding to underemployment of resources. आपको मालूम है कि यहाँ दो इक्विलिब्रियम का आपको पोजीशन है, वन इज E एंड सेकेंड वन इज E2। E यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इज इट क्लियर? यानी कि इस साइड में जो है, इससे यदि इस साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ई के पास में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और ई के बाद जो है कौन सा है, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको हम लोग ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। सो दिस थिंग्स यू विल रिमेंबर। ना कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अब डेफिशिएंट में क्या क्या कारण होता है, हम लोग कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड भी देखे थे। उसमें क्या देखे थे हम लोग कि मनी सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाना, यहाँ पे मनी सप्लाई का कमी हो जाना होता है। सो कॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विच इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। याद रखना है कि जो भी कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड में दिए थे उसका यहाँ पे अपोजिट लिख देना है, इसलिए दोनों को याद नहीं रखना है मायने में, एक को याद रखो और उसका अपोजिट जो है आप वहाँ पे लिख देना। तो डेफिशिएंट डिमांड को याद रखो और एक्सेस डिमांड में आप उसका उल्टा लिख देंगे। द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेज बिकॉज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स ड्यू टू फॉल इन डिमांड। चूँकि डिमांड जो है आपको कम हो जाता है, और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होगा डिमांड का कम होना। यदि डिमांड कम होगा तो आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है कम होने लगेगा। यदि प्रोडक्शन कम होने लगेगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आपको नीचे की तरफ जाएगा। सो देयर विल बी
fall in employment, there will be decrease in employment. Impact on output, due to fall in investment, output also falls. आपको मालूम है कि चूँकि employment जो है, employment of land, labor, capital and other resources is going down, is falling. So therefore output will also fall. क्योंकि आउटपुट कैसे आता है? जब आपको रिसोर्सेस या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एम्प्लॉयमेंट होता है, यदि लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर दूसरा रिसोर्सेस का आपको यूज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उसको एम्प्लॉयड किया गया है, तो फिर उससे क्या आउटकम आएगा? उससे आउटपुट आएगा, उससे प्रोडक्शन आएगा। तो यदि एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रहा है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? क्योंकि दोनों जो है एक दूसरा पे आपको डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट आउटपुट आल्सो फॉल्स, तो आउटपुट भी नीचे की तरफ जाएगा। सो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट इज डिक्रीज इन आउटपुट। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, प्राइसेस का इम्पैक्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्राइसेस टेंड टू फॉल बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी विच कॉजेज deflationary gap. Now excess supply of what? Excess supply of money नहीं, excess supply of goods and services. Excess supply of यहाँ पे क्या है? Goods and services. तो चूँकि यहाँ पे आपको डिमांड कम हो गया है, तो डिमांड कम हो जाने से क्या हो जाएगा? गुड्स को कोई खरीदने वाला नहीं है, तो प्रोड्यूसर सोचता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिक जाए, कम कीमत, चाहे कम कीमत पे हो, चाहे आपको जितना भी दे। तो इसीलिए प्राइस जो है नीचे की तरफ जाता है। जब डेफिशिएंट डिमांड होगा, जब डिफ्लेशन होगा, तो प्राइस आपको नीचे की तरफ जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस क्या होगा? प्राइसेस टेंड टू फॉल बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विच कॉजेज डिफ्लेशनरी गैप। ओके, सो दीज आर द इम्पैक्ट्स। इस इम्पैक्ट्स को आप याद रखेंगे। नो जॉब्स क्लोज्ड, यहाँ देखिए चूँकि डिफ्लेशन जब आ जाता है तो उससे आपको ये हाल होता है। जब डेफिशिएंट डिमांड हो जाता है तो इकोनॉमी आपको रिसेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है, और रिसेशन से धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो डेफिशिएंट डिमांड जो है, डिमांड का कमी होना, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। देखिए किस तरह से जॉब जो है आपको ये हो रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा सप्लाई हो गया, सप्लाई इसका बढ़, डिमांड कम है, टोमेटो को जो खरीदने वाला है नहीं, और इसका जो है आपको ज़्यादा हो गया है, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो सड़ रहा है। इसीलिए जो है फार्मर्स को जो है इसको फेंकना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई लेने वाला है नहीं, इसको खाने के लिए कोई तैयार है नहीं, डिमांड का कमी आ जाने से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बर्बाद हो रहा है। So now these are the things that we discussed today. हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ बोथ दिस, इसका क्या कॉजेज कैसे मतलब ये होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट कैसे इसको सुधार सकता है, कि जब डेफिशिएंट डिमांड रहेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, और जब आपका एक्सेस डिमांड होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पॉलिसीज होता है जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर रोक लगाया जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस हाउ टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड बाय डिफरेंट measures. So this is all about today's class. Thank you.